गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, मतलब पार्टनर्स का क्या राइट है हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। मतलब क्या हुआ, अधिकार होगा अगर कोई पार्टनर पैसा लगा रहा, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो भाई उसका राइट बनता है कि पार्टिसिपेट करे वो बिजनेस में। तो इसलिए लिखता है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार उनको होगा, उनको मतलब सभी पार्टनर्स को होगा। नंबर टू, राइट टू हैव एन ओपिनियन एंड बी हर्ड ऑन ऑल मैटर्स, मतलब सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार। मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं और सभी को सभी का ओपिनियन को सुनना होगा। ठीक है। नंबर थर्ड, राइट टू व्यू अकाउंट्स, मतलब पुस्तकों को देखने का अधिकार होगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म में फर्म के लिए जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा वो अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सभी पार्टनर्स को राइट होगा कि वो देख सकते हैं। नंबर फोर, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, तो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा, राइट होगा। नंबर फाइव, राइट टू रिटायर, मतलब अधिकार वो रखेंगे, वो जब चाहेंगे तब वो फर्म से रिटायर हो सकते हैं। नंबर सिक्स, इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, मान लो सपोज कोई एक पार्टनर है, इसका नाम रख देते हैं मिस्टर राम। अब मिस्टर राम के पास ज़्यादा पैसा था, फर्म को पैसा चाहिए था, तो फर्म के पास ऑप्शन है कि फर्म बैंक से भी लोन ले सकता है। तो फर्म क्या किया, बैंक से लोन ना लेकर के मिस्टर राम के पास पैसा था, मिस्टर राम जो कि पार्टनर है, ऑलरेडी फर्म का पार्टनर है। ठीक है, तो राम ने ही फर्म को लोन दे दिया। राम क्या किया, फर्म को लोन दे दिया। तो अब राम राइट हो, होगा, राम का राइट होगा कि ये पर एनम इंटरेस्ट लेगा कितने परसेंट से, 6%। याद रखोगे 6% से। ठीक है, चलो तो उसी को लिखता है यहाँ पे, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर है। यस सर। हम्म, ये हो गया हमारा गुड मॉर्निंग राइट ऑफ पार्टनर्स। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर का। अब जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका अपना कुछ ड्यूटीज होगा, कर्तव्य होगा। तो क्या क्या ड्यूटीज है वो जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखता है, ड्यूटी टू वर्क, मतलब काम करने का कर्तव्य। ऐसा नहीं कि हम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिए बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं। कैपिटल तो हमने कंट्रीब्यूट किया एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, उसके साथ ही साथ हमारा अपना ड्यूटी बनता है कि काम करें, किसके लिए, फर्म के लिए। ठीक है, तो इसलिए कहता है ड्यूटी टू वर्क। नंबर टू, ड्यूटी टू शेयर इन लॉसेस, तो हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य भी होगा। जैसे राइट था प्रॉफिट में शेयर लेने का, उसी तरह ड्यूटी बनता है कि अगर फर्म को इन केस लॉसेस होती है तो लॉस को बियर करेगा ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदार मिलकर के उस नुकसान का भरपाई करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर तीसरा, कहता है ड्यूटी टू एक्ट विद इन हिज जुरिडिक्शन, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य। जैसे जो मिस्टर राम था, अब मिस्टर राम को जो काम सौंपा गया, जो काम असाइन किया गया, ठीक है, उसी काम को करे, दूसरे के काम में
प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, दूसरे को सजेशन ना दे, ठीक है। बस अपना जो भी उसका वर्क का एरिया होगा, अपने ही वर्क एरिया में वो काम करे। ये ड्यूटी होगा पार्टनर्स का। जो भी पार्टनर्स को जो भी काम दिया जाता है वो वही करे, ठीक है। नंबर 4, ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया, ये कर्तव्य बनता है कि जो काम मिस्टर राम को असाइन किया गया था, मिस्टर राम अपने काम को खुद करे। ये नहीं कि मिस्टर राम अपने दूसरे पार्टनर को अपना काम असाइन कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, तो ट्रांसफ़र नहीं करे। ये कर्तव्य बनता है कि मिस्टर राम खुद काम करे, ना कि मिस्टर श्याम को दे दे कि मिस्टर श्याम लो तुम भाई मेरा काम कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी ड्यूटीज बनता है कि अपना काम खुद से करे। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टनर्स शुड बी जस्ट एंड लॉयल टू ईच अदर। साझेदारों को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण व वफादार होना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, राम और श्याम, तो राम और श्याम को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। किसी तरह का फ्रॉड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। अगर लॉयल होंगे एक दूसरे के प्रति तो भाई फर्म में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फर्म भी लंबे समय तक चलेगा। हमारा फ्रेंडशिप अगर किसी के साथ है तो फ्रेंडशिप अगर लॉन्ग टर्म तक चलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, तभी चलता है, ठीक है। नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ द फर्म हैज़ सफर्ड एनी लॉस। अगर फर्म कोई नुकसान से सफ़र कर रहा है, किस कारण से, तो ड्यू टू द नेग्लिजेंस और फ्रॉड ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का नेग्लिजेंस के कारण, कोई पार्टनर का फ्रॉड के कारण, तो ही विल हैव टू कंपनसेट फॉर डैट। तो वो क्या करेगा, पार्टनर कंपनसेट करेगा, सभी नुकसान को भरेगा। तो वही कहता है, यदि साझेदार की लापरवाही या कपट के कारण फर्म को कोई क्षति पहुंची है तो उससे उस क्षति की भरपाई करनी पड़ेगी। बोलो कोई डाउट। राइट्स हम लोग 6 पॉइंट देखें, ड्यूटीज में भी हम लोग 6 पॉइंट देखें, किसी पॉइंट में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। नो सर। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ। यहाँ पे पे अटेंशन हम लिख करके रखे हैं, इसको याद रखोगे क्या है। तो फर्स्ट नंबर कहता है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, मतलब समझौता है। किसके बीच में जी, तो 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही समझौते को ही पार्टनरशिप कह रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर एक रखे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट हो गया, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। तो ये दोनों एग्रीमेंट क्यों किया या क्यों करेगा एग्रीमेंट, तो रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के पर्पज से ही किया है, तभी तो हम लोग पार्टनरशिप कह रहे हैं। उसके बाद शेयरिंग इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और क्या करेगा, प्रॉफिट को और लॉस को आपस में शेयर करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर 2 याद रखना है, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर डिसाइडेड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो जैसे राइट्स और ड्यूटीज तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन कुछ राइट्स और ड्यूटीज जो डिसाइड होता है कैसे, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये जो मिस्टर राम और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हम लोग लेकर एग्जाम्पल को चल रहे हैं, इसमें देखो राइट्स और ड्यूटीज क्या होगा, मिस्टर राम का, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का क्या होगा, तो ये एग्रीमेंट जो होगा ना हमारा, तो इन लोग मिलकर के जो एग्रीमेंट करेंगे उससे भी
हमारा राइट्स और ड्यूटीज पता चलता है, उसमें जब लिखा रहेगा कि क्या क्या राइट्स होगा सभी पार्टनर्स का और क्या क्या ड्यूटीज होगा। इसलिए कहा द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर डिसाइडेड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड कहता है इन एब्सेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट, जैसे मान लेते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है लेकिन पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ, तब क्या होगा उस केस में? तो वही कहता है इन एब्सेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा जब किसी पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट और डीड नहीं बना होगा तब। किन्हीं को यहाँ तक में कोई डाउट? नो सर। चलो थर्ड नंबर फिर से बोलो। हाँ, थर्ड नंबर फिर से बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज यहाँ पर दो पार्टनर हम ले रहे हैं, ठीक है, एक है एक्स एक है वाई, इन दोनों मिलकर के क्या सोचे भाई बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गया। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं ओरल ही बात हुआ, ठीक है, तो ओरली का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। तब यहाँ पे लैक ऑफ एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ। अब एग्रीमेंट जब नहीं हुआ तब फ्यूचर में इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी कारण से, तब क्या होगा? तब वहाँ पर क्या नियम लगेगा? प्रॉफिट कैसे बटेगा, लॉस कैसे बटेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल हो जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो जो रूल्स लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इन लोग का काम होगा। तो वो क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो वो जैसे कहता है कि भाई प्रॉफिट को आप कैसे बांटेंगे, तो प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। जब एग्रीमेंट नहीं बना होगा, लैक ऑफ एग्रीमेंट होगा, तब क्या होगा? प्रॉफिट हमारा इक्वल बटेगा, मतलब बराबर बराबर बटेगा भाई। और क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? व्हेन पार्टनरशिप डिड नोट प्रिपेयर इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ लो इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या होगा? तो 6% पर एनम, जो कि हम लोग बात किए थे ड्यूटीज में भी। नंबर थर्ड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगाए हैं ना, क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? तो नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पर कहता है नो, ठीक है, नोट पेड, मतलब कैपिटल पर ब्याज नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर्स को, याद रखना है। नंबर फोर्थ क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स को इन बिटवीन पैसे का ज़रूरत पड़ गया तो वो ड्राइंग कर लिया फर्म से, 1 लाख रुपया फर्म से मान लेते हैं निकाल लिया, तो फर्म से निकाल लिया तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, एक्स को ब्याज देना पड़ेगा? तो नो, नो, ठीक है, नहीं देना पड़ेगा। फिर नंबर 5, सैलरी या कमीशन मिलेगा किसी को, कोई भी पार्टनर को सैलरी या किसी तरह का कमीशन मिलेगा? तो ये भी नो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, जनरली यही 5 पॉइंट मेनली है, उसको याद रखना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी अभी। अब बताओ यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जैसे एक्स ने क्या किया ना, एक्स स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया था 5 लाख रुपया, ठीक है, तो 5 लाख पे इसको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वही हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द एक्स ₹5 लाख, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस बोलो। हम्म।
पार्टनर के भी प्रति किसी भी बात पर सहमति होना चाहिए ना सबके सबके बीच से सर। तो हम जानना चाह रहे हैं कि सर मान लेते हैं हम्म, किसी काम के कारण या फिर कोई अपनी परेशानी के कारण कोई अगर मेंबर ज्वाइन नहीं अपनी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते इस स्थिति में सर क्या करेंगे? उस स्थिति में क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो भी होगा पार्टनर्स का सहमति वो काम होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग में पर डे क्रिकेट खेलने का प्लान किए हो तुम लोग, ठीक है, और कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं आता है, तब क्या करोगे? उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, या जो भी पार्टनर डिसाइड करे वो होगा, जो पार्टनर डिसाइड करे वो होगा। बोलो, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड, देखो, अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? किन्हीं को पता है? वेरी गुड, साझेदारी संलेख कहते हैं हम लोग। चलो, इसको हम लोग कहते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड को। तो पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड है क्या? तो पार्टनरशिप डीड हमारा एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होगा वो सब हम लोग इसमें जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है पार्टनरशिप हाँ, तो इसमें क्या याद रखना है? पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप कम्स into existence। पार्टनरशिप अस्तित्व में कैसे आता है? तो बाय एन ओरल और रिटेन एग्रीमेंट। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं ना। यस सर। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा, अस्तित्व में कैसे आएगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करता है, ओरली बात कर ले या कुछ रिटेन एग्रीमेंट तैयार कर ले, लिखित समझौता कर ले, तो पार्टनरशिप अस्तित्व में आ जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ये कह रहा। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्या याद रखना है? इट इज बेटर टू, क्या ओरल अच्छा होगा? नहीं, रिटेन सही होगा, तो इसीलिए कहता है इट इज बेटर टू हैव रिटेन एग्रीमेंट, हैव रिटेन एग्रीमेंट। ये बेटर होगा कि क्या कर ले वो लोग, रिटेन एग्रीमेंट कर ले। तो रिटेन एग्रीमेंट से फ़ायदा क्या होगा? तो याद रखना, टू अवॉइड किया जाएगा, किस चीज़ को हटाया जा सकता है? एनी डिस्प्यूट, किसी तरह का डिस्प्यूट होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये कहता है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटेन एग्रीमेंट। इट इज़ बेटर टू हैव रिटेन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर रिटेन एग्रीमेंट हम लोग कर लेंगे तो उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, दिस रिटेन डॉक्यूमेंट, जो हम लोग रिटेन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ना, एग्रीमेंट करेंगे ना रिटेन में, तो उसी को कहता है
दिस रिटन document known as क्या, बोलो ना। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पार्टनरशिप डीड है क्या, तो रिटन डॉक्यूमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो कि पार्टनर्स का एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है जो रिटन के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक, अब इसमें पार्टनरशिप डीड डिटेल्स क्या क्या होगा इसमें, तो डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। अब एग्रीमेंट में, डीड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वही टर्म्स एंड कंडीशन होगा पार्टनरशिप का। हम सभी मिल करके अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म हमारा बन जाएगा, तो हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट जो तैयार करेंगे ना, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहेंगे। अब उसमें क्या होगा, उसमें किस चीज़ का डिटेल्स होगा, तो वही कहता है पार्टनरशिप डीड डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम और शर्त, किस चीज़ का, पार्टनरशिप का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या होगा, साइन होगा, साइंड बाय, कौन करेगा साइन जी, बिल्कुल, ऑल द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे ना, सभी पार्टनर्स उस टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे जो लिखा गया होगा, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, साइन करेंगे, ऑल द पार्टनर्स, एंड हैज क्लाउजेस ऑन द फॉलोइंग। अब उसमें क्या क्या क्लाउजेस होंगे, क्या क्या लिखा रहेगा, उसके बारे में जानेंगे हम लोग, क्लाउजेस ऑन द फॉलोइंग। चलो स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो हमारा बनेगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो याद रखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या क्या क्लाउजेस होगा उसमें, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स में, तो नेम्स, फिर डिस्क्रिप्शन, एंड एड्रेसेस, सबसे पहला चीज़ यही सब लिखा रहेगा ऑफ द पार्टनर्स। मतलब इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट कहता है पार्टनर्स का सारा डिटेल्स, क्या नाम है पार्टनर्स का, क्या एड्रेस है पार्टनर्स का, वो सब लिखा रहेगा। फिर सेकेंड नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। अब डिस्क्रिप्शन किसका होगा, तो फर्म का। अभी पहले हम लोग पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन लिखें, अब किसका लिख रहे हैं, फर्म का। तो क्या क्या इसमें लिखा होगा, नाम रहेगा ना, बिल्कुल, फर्म का नाम होगा पहले, और क्या होगा, एड्रेस, फर्म कहाँ पर होगा उसका एड्रेस, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। चलो नंबर थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस,
लिख रहे हैं जो समझ में आ रहा ना, राइटिंग दिख रहा ना सभी को, छोटा ज़्यादा नहीं ना हो रहा। यस सर। हाँ, यस सर। क्या कहता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मूल जगह क्या है, ठीक है, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर नंबर 4, नेचर ऑफ बिजनेस। अब किस चीज़ का बिजनेस का नेचर होगा, नेचर ऑफ बिजनेस। सर प्रिंसिपल प्लेस का मतलब सर? प्रिंसिपल प्लेस में तो कहाँ से बिजनेस को ऑपरेट वगैरह किया जाएगा, ठीक है, उसका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ होगा, मूल बोलते हैं ना, मूल प्लेस, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब, नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन, मतलब फर्म क्या कैरी करेगा, बिजनेस, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे होता है ना कि अभी योगदा कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो भाई यहाँ का एड्रेस कुछ है तुम्हारा और परमानेंट एड्रेस कहीं का होगा, उसी तरह से फर्म का भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्रिंसिपल प्लेस कहाँ हो गया, जो भी गांव होगा, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन, मतलब फर्म क्या कैरी करेगा, उसको हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट, सारा चीज पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कब से शुरू किया गया उसका डेट लिखा जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डेट लिखेंगे, कब से हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं। नंबर 6, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कैपिटल लगाएगा फर्म में, पार्टनर। पार्टनर लगाएगा। तो लिख कर रखना पड़ेगा ना जी कि मिस्टर ए कितना दिया, मिस्टर वाई कितना दिया, मिस्टर जेड कितना दिया, ठीक है। तो इसलिए कहता है इसमें द अमाउंट ऑफ कैपिटल, the amount of capital to be contributed by each partner, ठीक है, by each partner, whether the capital account shall be fixed or fluctuating। हम लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तब इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया गया है सभी पार्टनर के द्वारा, वो लिखना, वेदर द कैपिटल अकाउंट्स शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग को आगे डिस्कस करेंगे। अभी याद रखना है कि कैपिटल जो भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा उसको लिखा जाएगा। नंबर 7 क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ना, जो भी कैपिटल लगाया गया ना, अब कैपिटल पे हम लोग ब्याज देंगे कि नहीं देंगे,
पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया बाय द पार्टनर, तो रेट ऑफ मिलेगा तो लिखना है। अगर तुम चाह रहे हो भाई कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें सभी पार्टनर्स को मिलेगा, तो लिखेंगे हम लोग वही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद इफ़ अलाउड ऑन कैपिटल, अगर अलाउ हम लोग कर रहे हैं तब हम लोग इसमें मेंशन करेंगे इफ़ अलाउड ऑन कैपिटल। एनी डाउट? फिर है पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो सपोज कोई पार्टनर क्या करना चाह रहा है भाई, पैसा निकालना चाह रहा है। पैसा अगर हम फर्म में अपना लगाए हैं और पैसे का ज़रूरत पड़ गया तो फर्म से पैसा निकाल भी सकते हैं। जैसे मिस्टर राम को पैसे का नीड हो गया, अब मिस्टर राम चाहता है कि भाई पैसा हम फर्म से निकाल लें, तो फर्म अगर चाहेगा इंटरेस्ट लेना ड्राइंग्स पर, ठीक है, तो ले सकता है। तो सब पार्टनर्स जब एग्रीमेंट बना रहे होंगे, डिड बना रहे होंगे, तभी उस समय डिस्कस हो गया होगा। अगर उसमें है तो लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट हम लेंगे अगर कोई पार्टनर पैसा निकालता है तब, फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का मतलब तो वही होता है, पर्सनल यूज के लिए। तो वही कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ टू बी चार्ज्ड, इफ़ टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, तो कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा, उसका रेट हम लोग को लिख देना है। चलो ना, 9 नंबर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना पड़ेगा ना। अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में, तो जो हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका रेशियो क्या होगा। तो वही कहता है रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। तो वही रेशियो लिख लेना है। कैसे बांटोगे भाई, कैपिटल रेशियो में बांटोगे कि बराबर बराबर बांटोगे, कि जितना पार्टनर है वो कैसे बांटना चाह रहा है, जो डिसाइडेड हुआ उसको लिख देना है। तो इसलिए कहता है रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। अब बताओ ना, ये सब लिख लेंगे तो प्रॉब्लम आएगा आने वाले समय में। कोई पार्टनर अगर कहेगा तो हम लोग निकाल करके एग्रीमेंट अपना दिखा देंगे भाई, डीड दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन डीड नहीं बना होगा तब जो 5 हम बताएं पॉइंट उसको याद रखना होगा। अब बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन का। जैसे हम लोग जो बोले कि भाई अगर कोई पार्टनर क्या करता है, लोन दे दे फर्म को ही, तो उसी को कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिसाइड कर ले हम लोग आपस में मिल करके डिसाइड कर ले भाई 8%। अगर कोई भी फर्म को ही लोन देगा, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा देगा जब पैसे का ज़रूरत होगा, तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना परसेंट मिलेगा, 5%, 6%, 8%, 9%, वो चीज़। अगर मान लो हम नहीं लिखे हुए हैं लेकिन कोई पार्टनर क्लेम करते तो उसको मिल सकता है, राइट है ना, अधिकार है उसको लेने का। कितना परसेंट, 6%, लेकिन लिख दिए तो उतना परसेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। चलो पॉइंट नंबर 11, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक बोलते हैं।
जैसे हम काम कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर काम करेंगे ना फर्म में, यस सर। तो वो लोग डिसाइड किया कि जो हम लोग काम करेंगे ना उसके बदले हम लोग रेमुनरेशन लेंगे, पारिश्रमिक लेंगे जो मेहनत करेंगे उसके लिए। तो क्या वो लोग डिसाइड करता है, वो डिपेंड करता है। तो रेमुनरेशन मान लो अमाउंट ऑफ सैलरी, जैसे सैलरी लेगा पार्टनर हर महीने 10,000 रुपये मान लो, डिसाइड किया कि हम लोग सभी लोग जो भी काम करेंगे ना, एफर्ट लगाएंगे ना अपना, उसके लिए सैलरी लेंगे। तो अमाउंट ऑफ सैलरी कि प्रत्येक पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, 10,000, 20, 50, 1, 2, 3 लाख जो भी। कमीशन, कमीशन का अगर होगा ये लोग का डिस्कशन तो कमीशन भी लिखा जाएगा ETC। ठीक है। इफ़ एग्रीड टू बी पेड, अगर एग्री होगा पेड करने के लिए तब, इफ़ तब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इफ़ एग्रीड टू बी पेड। तो देखो ये सब चीज़ कहाँ लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट अभी तक? चलो, रेमुनरेशन हो गया। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स लिखा रहेगा कि क्या क्या अधिकार होगा भाई, राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इसमें पूरा डिफाइन करके लिख दिया जाएगा कि भाई ये राइट्स होगा, ये ड्यूटीज होगा सारे पार्टनर्स का, बाद में कोई पंगा नहीं। उससे अच्छा है कि पहले लिख दो। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन मतलब समय अवधि बोलते हैं ना, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल के लिए हम लोग पार्टनरशिप करेंगे उसका ड्यूरेशन। तो द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप दैट इज वेदर इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर अ वेंचर और एट विल, मतलब कब तक होगा, ठीक है, उसको लिखा जाएगा इसमें ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नंबर कितना, 14, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और जो भी मन करे वो चीज़ लिखा जा सकता है, लेकिन क्या क्या कंटेंट दिखाता है वो हम बता रहे हैं। वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिजॉल्व, ठीक है, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उस केस में क्या क्या होगा, नियम क्या रूल्स होगा, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वेदर द फर्म विल कंटिन्यू, तब फर्म को कंटिन्यू किया जाएगा कि फर्म को डिजॉल्व कर दिया जाएगा या कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, वो चीज़ इसमें लिखा रहेगा पहले ही। डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू, फर्म विल कंटिन्यू और डिजॉल्व, ठीक है, फर्म को बंद कर दिया जाएगा कि फर्म कंटिन्यू करेगा, किस केस में, व्हेन डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर 15 नंबर पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट्स हो जाता है, किसके बीच में डिस्प्यूट्स होगा जी, पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में। डिस्प्यूट्स का मतलब लड़ाई हो गया मान लो किसी बात को लेकर, ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में लिखा रहेगा। तो डिस्प्यूट्स अगर होता है, ठीक है, तो डिस्प्यूट्स इफ़ एनी, अगर हो, इफ़ एनी अमंग द पार्टनर्स, सर कॉन्फ्लिक्ट, सर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद विवाद, अमंग द पार्टनर, अमंग द पार्टनर्स, हाउ दिस शैल बी सेटल्ड, वो कैसे सेटल होगा, हाउ, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे तो चांसेस तो होगा ना, तो कैसे सेटल होगा वो चीज़ भी मेंशन होगा, शैल बी सेटल्ड। और भी बहुत कुछ होता है, फिलहाल इतना याद रखना है हम लोग को, ठीक है। बोलो कोई डाउट किन्हीं को?
तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होगा। ठीक है, टोटल हम लोग 15 पॉइंट हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस क्या होगा। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।